बेसहारा। एक कहानी। मेरी शादी वाले दिन मेरा 14 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वो भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। मेरे पति की मृत्यु के कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता था, इसलिए मैं अपने देवर को अपने साथ बिस्तर पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थी और एक ही बिस्तर में अपने देवर के साथ सोना मुझे बहुत अजीब सा लगता था। मेरा देवर मुझसे काफी छोटा था, लेकिन 14 साल की उम्र में भी वो 20 साल के जवान लड़के जैसा लगता था। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा किया था, लेकिन मैं कब तक इस तरह जीविका चलाती। उस रात मैंने सोचा कि एक बार अपने देवर को आजमा कर देखती हूं। आधी रात को मैंने उसे हिलाकर देखा। वह गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मेरे पति की मृत्यु को अभी 2 दिन ही हुए थे। मेरे घर में मेरे सास, ससुर और नंदे भी नहीं थी। मेरे पति का इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। रोहन की उम्र 14 साल थी। वो मुझसे छोटा था। मैंने उसे कभी छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं समझा। जब मेरी शादी हुई थी तब वो मेरी शादी के दिन बहुत खुश था। वो कहता था कि उसे नई माँ मिल गई है, लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी, बेटी तुम्हारा देवर तुम्हारा बेटा नहीं है, इससे दूरी बनाए रखना। थोड़े समय बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर तुम्हें उससे पर्दा करना होगा, इसलिए अभी से उसे आदत डालो कि वो तुम्हारे कमरे में बिना अनुमति ना आए। मैंने कई बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिना वजह तुम्हारे कमरे में आता जाता है। बेटी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपने पति और घर वालों की भी परवाह करनी चाहिए। मैं अपनी माँ की बात सुनती तो मुझे लगता कि वह रोहन के बारे में गलत सोचती हैं, इसलिए मैं उनकी बातों पर नाराज हो जाती थी। लेकिन जब मैं बेसहारा हो गई, मेरे पति इस दुनिया से चले गए, तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे अपने 14 साल के भाई के साथ छोड़कर चले जाएंगे। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 12 बजे बज गए थे। मेरा देवर रोहन अभी तक घर नहीं आया था। शायद वह अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ व्यस्त था। मेरा दिल इस बात से संतुष्ट था कि अगर वह घर नहीं आता तो यह अच्छी बात है, क्योंकि अगर वह घर आ जाता तो मुझे असहज महसूस होता। मुझे बार बार अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। तभी इस बड़े घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मैंने सोचा पता नहीं कौन होगा, लेकिन बाहर से रोहन की आवाज आई, भाभी दरवाजा खोलो। मैं हूं। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। आज ये घर मुझे जंगल जैसा लग रहा था। रोहन मुझे एक छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी आपने खाना खाया? उसने मासूमियत से पूछा। उसकी नजरें झुकी हुई थी और उसके हाथ में एक थैली थी। थैली में चावल थे जो होटल से लाए हुए लग रहे थे। उसने एक प्लेट में चावल डाले और मेरे सामने रख दिए। भाभी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं आपके लिए बाहर से खाना लाया हूं, आप खा लीजिए वरना आप भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। रोहन की आंखों में भी आंसू थे। वो मुझे माँ कह रहा था, लेकिन मेरी माँ की बातें मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। भाभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका सहारा बनूंगा, आप इस घर से कभी मत जाना। वो बहुत भावुक बातें कर रहा था, लेकिन मेरे मन में कई आशंकाएं घूम रही थी। फिर उसने एक अजीब बात कही, भाभी आप इस कमरे में सो जाइए, दूसरा कमरा तो छत के पास है। मुझे लगता है कि आपको छत वाले कमरे में नहीं रहना चाहिए। अब तो सबको पता है कि हमारे घर में भाई की मृत्यु हो गई है, कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि रोहन इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या किसी ने उसे कुछ कहा था? लेकिन उसकी बातें मुझे ठीक लगी। मैं उसके कमरे में चली गई। रोहन का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरे पति छत के पास वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा किसी और के कमरे में आई थी। लेकिन जो कुछ मैंने रोहन के कमरे में देखा, उसने मेरी आंखें फटी की फटी रहने पर मजबूर कर दी। कमरे का दरवाजा बंद करते ही मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वैसे तो वो 14 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात सही थी। रोहन जो कुछ कह रहा था वह एक बड़ा और समझदार आदमी ही कह सकता था। उसके कमरे में मेरा जेवर देखकर मेरा दिल खटक उठा था। मैंने उसे तालों में छुपा कर रखा था, लेकिन ये सब रोहन के हाथ कैसे लग गया? ये बहुत अजीब बात थी। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मैं उससे इस बारे में सवाल करूंगी, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह बंद कर लिया और सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी। हालांकि पिछले 2 दिनों से मुझे नींद नहीं आई थी, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि जैसे रोहन के लाए चावल खाने से मेरी आंखों पर नींद छा रही थी। मैंने सोचा कहीं चावल में कुछ तो नहीं मिला, लेकिन मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला।
जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बजे थे। मैं हैरान थी कि मुझे आज इतनी नींद कैसे आ गई। पिछले 2 दिनों से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसी बंद हुई जैसे किसी को शराब पिला दी हो। मैं हैरान थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं रोहन के लाए चावल में कुछ मिलाकर तो नहीं दिया गया। लेकिन रोहन ऐसा क्यों करेगा? मैं आंखें मलते हुए बाहर आई तो देखा कि रोहन किचन में चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भाभी, आप सो गई थी? आपको अच्छी नींद आई ना? उसने मेरी तरफ देखकर कहा। मैंने फीके लहजे में कहा, हाँ, आज मुझे बहुत नींद आई। क्यों नहीं आएगी भाभी? मैंने आपके चावल में नींद की गोली मिलाई थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती। उसने कहा कि खाने में नींद की गोली मिला दो, इससे वो आराम से सो जाएंगी। मैं हैरान हो गई कि रोहन इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है। रोहन, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे? नहीं भाभी, मैं तो चाहता था कि आपको अच्छी नींद आए। अब आप तरोताजा लग रही हैं। लीजिए, चाय पीजिए। उसने चाय मेरे सामने रख दी। मैं शक में पड़ गई। तुमने इसमें भी कुछ मिलाया तो नहीं? नहीं भाभी, मैंने तो आपके सुकून के लिए गोली मिलाई थी। आप कहें तो मैं ये चाय आपके सामने पी लेता हूं। चलिए, हम आधी आधी पी लेते हैं। उसने गिलास से चाय के घूंट लिए और मुझे दिखाया। मैं उस पर यकीन कर बैठी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बारे में शक करती हूं। रोहन का चेहरा देखकर मुझे उसकी मासूमियत पर यकीन हो जाता था। उसके चेहरे पर वाकई बहुत मासूमियत थी। मैंने उस दिन उससे कुछ नहीं कहा। मैं जानना चाहती थी कि वह आगे क्या कहेगा, क्योंकि जो कुछ मैंने उसके कमरे में देखा था उसकी कोई माफी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही बात शुरू की। भाभी, मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूं। मेरा एक बहुत ईमानदार अंकल है। वो जेवर बेचकर हमें बहुत पैसे देंगे। हम उन पैसों से एक मकान खरीद लेंगे। इस किराए के मकान में हम कब तक रहेंगे? मकान मालिक परसों किराया लेने आ जाएगा। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। रोहन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अभी तक ऐसा सोचा भी नहीं था। वह ऐसा कैसे सोच सकता था? मैंने कहा, रोहन, तुम्हें यह ख्याल कैसे आया कि हम नया घर खरीदें? भाभी, मुझे आगे शादी भी करनी है। हमें सारी जिंदगी एक साथ रहना है। हमारे पास अपना घर होना चाहिए। किराए के घर में इंसान सिर्फ जलील होता है। रोहन की बात ठीक थी, इसलिए मैंने जेवर के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन